सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अरे भैया हम तो हमेशा ही कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। क्या परेड निकली 26 जनवरी को, आए हाय मज़ा ही आ गया। अरे हम तो गए थे दिल्ली भैया, कसम से सर के ऊपर से साए साए फाइटर प्लेन निकले ना, हमारी तो कलेजा धक कर ही रह गया। क्या मज़ा आया। अरे कल ही तो वापस आए हैं हम दिल्ली से बीटिंग रिट्रीट देखकर। हम ना हर साल जाते हैं 26 जनवरी को दिल्ली, लेकिन इस बार बहुत थक गए। अब 26 जनवरी को दिल्ली नहीं जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि अब 26 जनवरी से मुलाकात अपने मध्य प्रदेश में ही हो जाएगी। चौंक गए ना? हम भी ऐसे ही चौंक गए थे। मिलना है 26 जनवरी से, तो चलिए मिलवाते हैं आपको। हेलो हाय भाई लोग, हमारा नाम है चाची, आपका नाम भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। और इन जनाब से मिलिए, पता है इनका नाम क्या है? इनका नाम है 26 जनवरी। अरे हाँ, वही वाला 26 जनवरी। अरे माना हम बड़े मजाकिया हैं, लेकिन सच्ची में इनका नाम यही है। सरकारी कागजों में भी इनका नाम 26 जनवरी टेलर, और काम भी करते हैं सरकार के लिए। अरे भैया अपने हैं प्यून। असल में हुआ क्या था कि 26 जनवरी 1966 को मंदसौर में रहने वाले एक हेडमास्टर सत्यनारायण पटेल जी के यहाँ सुबह 8 बजे एक बेटे ने जन्म लिया। ये वो वक्त था जब देश में तिरंगा फहराया जा रहा था, तो देशभक्ति से ओत-प्रोत हेडमास्टर जी ने अपने बेटे का नाम ही 26 जनवरी रख दिया। और तब से स्कूल हो या फिर कॉलेज, नौकरी हो या फिर शादी का कार्य, हर जगह इन जनाब की पहचान ही हो गई 26 जनवरी। पर हाँ, एक बात है कि 26 जनवरी टेलर साहब को अपने नाम पर उतना ही गर्व है जितना हमें अपने देश पर। मुझे खुशी होती है, मेरा जन्मदिन पूरा देश मनाता है। क्योंकि आप 26 जनवरी मैं जन्मदिन, जिस दिन मेरा जन्मदिन हुआ। पर भैया भैया भैया, इनका नाम इनके लिए सिर्फ सम्मान लेकर नहीं आया, बल्कि दिक्कतें भी लेकर आया है। ये खुद ही कहते हैं कि नाम जो है ये कभी कभी जी का जंजाल बन जाता है। कभी तनख्वाह रुक जाती है तो कभी कागज अटक जाते हैं। उसके बाद जाओ अधिकारियों के सामने पेश हो, साबित करो कि मैं हूँ 26 जनवरी, तब जाकर काम हो पाता है। दिक्कतें ये है कि कभी तनख्वाह का चेक रोक देते हैं ट्रेजरी अधिकारी महोदय, तो फिर मैं प्राचार्य महोदय, मुझे और अनुसूची के साथ मुझे वहाँ प्रस्तुत होना पड़ता है। उसके बाद पूरी स्टाफ का वेतन निकला है। 1-2 बार ऐसा हुआ। बच्चे फैमिली वगैरह, बच्चे में मेरा बच्चे को विशेष नाम से देखते हैं कि अरे 26 का लड़का है, लड़की है, और मेरे फैमिली पूरी इसी नाम से पहचानी जाती दूर से कि अरे 26 जनवरी की फैमिली है पूरी। 26 बुलाते हैं? हाँ, मेरा नाम 26 के है तो 26 के नाम से बुलाते हैं। क्या बताएं भैया, सच ही है, जितना फायदा उतना ही नुकसान। हम तो भैया यही कहेंगे कि देशभक्ति अच्छी चीज है, लेकिन इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि अपने जिगर के टुकड़े का नाम ही 26 जनवरी रख दो। अब बात ऐसी है कि अपने जनाब 26 जनवरी टेलर जी खुश तो हैं इस नाम से, गर्व भी महसूस करते हैं, लेकिन दिक्कतें भी तो उतनी ही हैं। पर पता है क्या, ये एक मजे की बात करते हैं जो कि सुन के कसम से हमें भी मौज आ गई। ये कहते हैं कि चाहे जितनी मुश्किल हो, सबसे मस्त बात ये है कि मेरा बर्थडे जो है वो 1-2 लोग नहीं बल्कि पूरा का पूरा देश मनाता है, वो भी फुल गाजे बाजे के साथ। बोलो भारत माता की जय। चिकन टिक्का, चिकन तंदूरी, चिकन बटर मसाला, चिकन लाहौरी, चिकन निहारी, लखनवी चिकन, हैदराबादी चिकन। ओह, थक गए हम तो बोलते बोलते। पर ये लोग खाते खाते नहीं थकते, और तब तो बिल्कुल नहीं जब माल फ्री का हो। पता है हुआ क्या है बेमेतरा में? सड़क पर लूट मच गई, और ना चांदी, ना सोना, ना रुपया, बल्कि यहाँ लूट मची किसकी? कुकड़ुकुड़ू भाई, कुकड़ुकुड़ू। एक मुर्गे से भरी गाड़ी पलटी और लोग पिल गए मुर्गे लूटने में। दनादन
मुर्गे लूटे गए। देखते ही देखते भीड़ गाड़ी के ऊपर चढ़ गई। ना किसी को चोट लगने का डर था और ना ही गाड़ी चालक और पोल्ट्री फार्म संचालक के प्रति हमदर्दी। दिमाग में था ज्यादा से ज्यादा मुर्गे लूटने का फितूर और हाथ में जितने बन पड़े उतने जिंदा मुर्गे उल्टे लटके थे। वो रो रहे थे और ये टाकू मंगल सिंह की 6वीं जनरेशन के होनहार गर्व महसूस कर रहे थे। भैया गाड़ी वाले ने लाख मना किया कि मत लूटो, मेरी रोजी रोटी का सवाल है। अरे नौकरी चली जाएगी। लेकिन भैया इंडिया जो है ना अपना, वो ना वाकई इनक्रेडिबल है। कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। ड्राइवर को ही कर दिया किनारे और लूट मचने लगी मुर्गों की। किसी के हाथ 2 लगे तो वो लेकर चलता बना, तो कोई 4 अपने हाथों में लिया आगे बढ़ा। और एक भैया तो बन गए बाहुबली। 5-6 मुर्गे हाथ में लटकाए ऐसे शान से चले आ रहे थे जैसे ये हैं किसी रियासत के राजा और शिकार से लौटे हों। अरे चिड़ी बा शिकारी बंधु, तुमसे कुछ हो तो पाएगा नहीं। गरीब आदमी का ट्रक लूट खाए और घर जाकर मुर्गे खाओगे तो अलग। और भैया एक दूसरे के मददगार रवैये के क्या कहने। ऐसे लोग लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन इस बारी जो मदद का प्रदर्शन किया है एक आदमी चढ़ा ट्रक पर और फिर सबको बटे मुर्गे। क्या कहने ऐसे मददगार हाथों के। भैया कसम से कमाल ही हैं यहाँ के लोग। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, भुश भुश भुश। अरे नहीं नहीं, हमको कोई भूत प्रेत नहीं लगे। असल में क्या है कि बैतूल का एक गांव जहां एक बाबा की समाधि, इस समाधि के पास लगती है लोगों का मेला, क्योंकि यहाँ के एक बाबा उतारते हैं बलाए। अरे अच्छे अच्छे लोग आते हैं इनसे झाड़ू खाने, बबूती खाने और फिर मिल जाती है भूत प्रेत से राहत। हालांकि हम तो ये सब नहीं मानते, लेकिन यहाँ के जो ओझा जी हैं वो क्या कहते हैं पता है? साइंस वाइंस कुछ नहीं है। और जो इसको नहीं मानता ना, उसको जब भूत लगेगा ना तब बात करेंगे। कहीं सर पटकते लोग, कहीं बालों से घसीटे जाते लोग, कहीं कोई भीड़ में आगे जाने की जगह बना रहा है, तो कहीं कोई हाथ जोड़कर चमत्कार का इंतजार कर रहा है। यहाँ कोई मेला नहीं लगा है, बल्कि यहाँ तो चल रहा है झाड़ फूक, माने तंतर मंतर भैया। दरअसल ये बैतूल के पास मलाजपुर गांव में मौजूद बाबा की समाधि है, जहां एक अनोखी मान्यता प्रचलित है कि यहाँ भूतों का इलाज किया जाता है और लोगों को इस भूत प्रेत के चंगुल से आजादी दिलाई जाती है। यहाँ आने वाले मानसिक बीमारों को झाड़ू से मारा जाता है, बाल पकड़कर खींचा जाता है। ये नजारा देखकर आपको हॉरर फिल्मों की याद आ जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस इलाके के लोग इन सारे तौर तरीकों पर अंधा विश्वास करते हैं। गांव वालों के मुताबिक पिछले 400 सालों से यहाँ पर भूतों को भगाया जा रहा है। यहाँ पे जितनी भी भूत प्रेत बाधाएं जो आती है, वो पूर्णिमा के दिन यहाँ पे हजारों की संख्या में सब भूत प्रेत यहाँ आके निकलते हैं और इस पेड़ पर आकर चढ़ जाते हैं। और यहाँ से अधिकतर लोग
ठीक होके जाते हैं। वो मतलब हाथ पाँव मरती और घूमती बहुत चिल्लाती। अच्छा, हाँ, आपको क्या लगता क्या हो गया? उसको जो परित ही है, अब जो बात है। प्रेत बाधा हो गई। हाँ, अच्छा, तो आपको यहाँ क्या बताया, किसने बताया था यहाँ आने? यहाँ का पता लगा था कि वहाँ पे जाओ। यहाँ के लोगों को है भारी अंधविश्वास। कैसा? ऐसा कि एक तो यहाँ भूत प्रेत से मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ यहाँ जो निसंतान दंपति हैं वो बन जाते हैं मम्मी पापा। साथ ही साथ किसी के दिमाग में कोई केमिकल लोचा है, मानो कि किसी भी टाइप की कोई मानसिक बीमारी हो तो वो भी हो जाती है छू मंतर। इधर का रिवाज ये है कि यहाँ आए लोगों से कराई जाती है परिक्रमा, वो भी उल्टी। ये उल्टी मेरी गो राउंड उतारता है, इनका भूत और ये लोग हो जाते हैं एकदम फिट एंड फाइन। यहाँ पर जो प्रेत बाधाएं रहती हैं उनको उल्टा परिक्रमा लगाते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो सीधा परिक्रमा लगाते हैं, मगर जिनको भी प्रेत बाधाएं रहती है, जिनके दिमाग में मनोविकार रहता है, मानसिक संतुलन जिनका बिगड़ जाता है, उनको यहाँ पर उल्टा परिक्रमा कर देते हैं और उनकी प्रेत बाधाएं बिल्कुल ठीक हो जाती है। और मजेदार बात तो ये है कि यहाँ जो लोग आते हैं वो अंधविश्वास से ग्रसित हैं, पर जब इनसे कहा जाता है कि अंधविश्वास है तो यहाँ के ओझा जी कहते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं उनके ऊपर जब भूत लगेंगे तब करेंगे बात। ये है प्रेत, पिशाच, यक्ष, दानव, किन्नर। कैसे निकलते हैं, कैसे आते हैं? बस गुरु महाराज की जय बोलते हैं और वही उनको बुलवाते हैं। और आपने जो देखा यही सत्य है। यहाँ फिर कहाँ जाते हैं ये प्रेत? ये प्रेत को मोक्ष होता है। यहाँ पर यहाँ पेड़ पर रहते हैं, पर यहाँ भी नहीं रहते। नहीं, पेड़ पर रहते और पेड़ मर जाता अभी तक के। विज्ञान तो इसको ये बोलता है कि विज्ञान मानता नहीं इन सब चीज़ों। नहीं मानता है तो उनको मत मानने दो। जब उनको लगेगा तब तो मानेंगे। नहीं, उनको लगेगा तब तो मानेंगे। क्योंकि विज्ञान तो इसको अभी भी अंधविश्वास मानता होगा। नहीं, अंधविश्वास मानता है तो बिल्कुल उनको मानने दो। कभी वो भी चपेट में आएंगे। अगर मनुष्य रही पाई है तो ये तो सभी होना है, उनके साथ भी और हमारे साथ भी कभी भी हो सकता है। अब भैया भूत उतरता है या चढ़ा रहता है ये तो नहीं पता, हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन ये पता है कि ऐसे बाल खींचकर झाड़ू मारने से तो किसी बीमारी का इलाज नहीं होता। खैर, अपनी अपनी श्रद्धा है और अपनी अपनी भक्ति है, लेकिन एक बात तो तय है कि ऐसा करके ना तो कोई समस्या हल होगी और ना ही कोई बीमारी। अब चाहे बात हो मानसिक बीमारी की या फिर शारीरिक बीमारी की, मेडिकल साइंस ने सारी समस्याओं का हल खोज लिया है, सिवाय एक के, और वो है ये अंधविश्वास। देखा आपने कैसे ओझा जी धमका गए कि जो नहीं मानता उनको भूत लगेगा तब पता चलेगा। हम तो डर गए। इनके लिए ढूंढ भी लाए हैं एक ग्राहक। अरे कोरिया में एक आदमी है, अच्छे भले चंगे, एकदम मस्त, लोगों से हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि ये मुर्दा है, हंसते हंसते उनकी हवा टाइट हो जाती है। अरे मामला दरअसल ये है कि जनाब असल में जिंदा हैं, पर कागज में गए हैं मर, खुद को जिंदा साबित करने में खपा रहे हैं अपना सर। अरे वाह वाह, हम तो शायर हो गए। खैर देखिए कैसे एक कागज ने इनके जिंदगी की किताब के चैप्टर बदल डाले और हो गई इनको दिक्कत।
मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के और वहाँ जमा कर दिया गया। और जब इसकी जानकारी हम लोग को मिली तब हम लोग रिपोर्ट दर्ज कराए पटना थाना में। और सर वहाँ आने के बाद फिर कलेक्टर में दिए हैं और SDM कार्यालय में दे रहे हैं, सभी जगह जानकारी देंगे। और इनका नाम बिप्ता है, घरेलू नाम, और बाकी इधर कालीचरण है सर। कोरिया की कालीचरण पिछले कई सालों से ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वो जिंदा हैं, हाथ पांव सब सलामत हैं और सांसें भी चल ही रही हैं। लेकिन सरकारी आलम ने उन्हें मरा हुआ बता दिया। अब आलम ये है कि वो कभी DM तो कभी CM, और तो और अपनी आवाज PM तक पहुंचाने की कोशिश में है। कालीचरण अधिकारियों के दफ्तर के सामने इस आस में बैठे रहते हैं कि जाने कब उसकी मौत का पन्ना फाड़ कर फेंक दिया जाए और वो सरकारी दस्तावेज से जी उठे। वो पंचायत भवन में जाके वो ऐसा लिखवा के कि मर गया है, लिखवा के पेश कर दिए कि हमारा चाचा नहीं है, मर गया, अब हम जिंदा है। जीते जी मतलब मृत्यु को प्रमाण। हाँ, मैं नहीं जानता वो बात पत्थर मर गया, वो वही लिखवा दिया है तो हम पेश कर दिए कि हमारा चाचा नहीं है, अब चाचा जी रहा है। भैया कालीचरण की कहानी सुनकर तो यमराज भी सकते में आ गए हैं। कहा है ना कि इंसान की मौत का रजिस्टर यमराज के पास ही होता है, लेकिन यमराज से ये हक छीन लिया है अपने देश के सिस्टम ने। दरअसल कोरिया में सरकारी कागजों में 62 साल पहले ही मृत घोषित हो चुके हैं। मामले की जानकारी उन्हें तब मिली जब बंटवारे के लिए उप तहसील पटना में आवेदन लगाया गया। आवेदन लगते ही दूसरे पक्ष ने उनका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर आपत्ति दर्ज करा दी। और इनकी बंटवारा के लिए जब आवेदन दिया गया तो इनको मृत घोषित कर दिया गया है। और ये मृत नहीं है, ये जीवित हैं और अभी अपने ही घर में रहते हैं दोनों पति पत्नी के साथ। सरकारी कागजों की क्या अहमियत होती है ये शायद कालीचरण से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ नहीं है फिर भी है कागज। क्या अजब चीज है कागज, हर जगह लाजमी है कागज, जैसे घर का आदमी कागज। क्या अजब चीज है ये कागज। ये दुकान दिख रही है ना आपको, कितनी क्यूट सी है। अरे हम चलाते हैं, क्यूट तो होगी ना, पर ये 6 महीने से बंद रही। लॉकडाउन था ना भैया, हम तो चले गए थे गांव और लग गए थे अपनी खेती किसानी में। अरे हम क्या, पता नहीं कितने लोग अपने गांव लौटे और खेती किसानी करने लगे। सब काम धंधा हो गया था चौपट। पर आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने लॉकडाउन में कर डाला कमाल और अब उससे कमा रहे हैं माल। सागर में उगा डाली इन्होंने स्ट्रॉबेरी। किसी ने कभी सोचा था कि सागर जैसी जगह पे स्ट्रॉबेरी उगेगी, लेकिन इन जनाब ने ये कर दिया और लूट लिया मजमा। इसे देखिए, सूखे की मार से जूझती बुंदेलखंड की जमीन। जरा सोचिए, इस जमीन पर कोई शहरी आदमी जो नौकरी पेशा है वो यहाँ आकर कैसे खेती कर सकता है, वो भी स्ट्रॉबेरी की खेती। सुना, कहा था ना इंस्पायरिंग स्टोरी है। ये कहानी है सागर के केसली में रहने वाले अनिरुद्ध सिंह की। इंदौर में कोरोना काल में नौकरी चली गई, फिर क्या था, इन्होंने ठान लिया कि कोरोना महामारी ने रोजगार भले ही छीन लिया लेकिन हार नहीं मानेंगे। नौकरी जाने के बाद अनिरुद्ध अपने गांव केसली आ गए और कुछ कर गुजरने के हौसले ने उन्हें खेती में कुछ नया करने का आइडिया दे दिया, और वो था स्ट्रॉबेरी की खेती करना। स्ट्रॉबेरी को लगाने के लिए लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी है। इससे ज़्यादा में आप उसको सर्वाइव नहीं कर पाती है। वहाँ पर एक खेती होती है लगभग सितंबर में, लेकिन सितंबर में यहाँ पर अपने बुंदेलखंड मालवा में यहाँ बोला जाता है द्वितीय ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि अच्छा खासा टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। तो मैंने थोड़ा उसका वेट किया और जब 3-4 दिन तक लगातार 25 डिग्री रहा
तब मैंने 1 नवंबर को इस स्ट्रॉबेरी की प्लांट है जो बुलवाए, मैंने 29 को बुलवाए थे, 1 नवंबर को यहाँ पर लगाना मैंने स्टार्ट किया और 28 दिसंबर से हमारी फसल टूटना शुरू हुई और अभी तक मैंने लगभग 60,000 के समथिंग मैंने इस फसल को बेच लिया, 60,000 के समथिंग बेच लिया है। अनिरुद्ध ने हिमाचल प्रदेश के अपने साथियों सलाह पर अक्टूबर में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर दी। वैसे तो ये फल पहाड़ी और ठंडक वाले इलाकों में होता है, लेकिन उद्यानिकी विभाग ने इस खेती को सागर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कर लिया और ड्रिप और मल्चिंग पद्धति से खेती करने की सलाह अनिरुद्ध को दी। ये एक पौधों से लगी है, मतलब पौधे जो आते हैं उनसे ही लगी हुई है और इसके अंतर्गत विभाग के तौर पर हमने इनसे कहा कि अगर लगा रहे हैं तो आप सबसे पहले मल्चिंग और ड्रिप, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का जो फल आता है वो बहुत एक मुलायम और लचीला होता है और उसका जो मार्केटिंग है वो केवल आप सॉफ्टनेस से होता है। और स्ट्रॉबेरी की फसल बेड पे बनने का उद्देश्य ये रहता है कि स्ट्रॉबेरी की जो जड़ें होती हैं वो बहुत कम होती है, तो इनके लिए जो ऑर्गेनिक अपन सॉइल कहते हैं या और जो गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, ये जितना अच्छा रहेगा स्ट्रॉबेरी का पुष्प जो है वो अच्छा बनेगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और अपने को अच्छा क्वालिटी फ्रूट मिलेगा। भैया, ऐसा करने से अब अनिरुद्ध की किस्मत ही बदल गई है। उनका कहना है कि स्ट्रॉबेरी की उपज से पहले ही उनको महानगरों से ऑनलाइन ऑर्डर मिलने लगे। अभी तक 200 से ज्यादा बॉक्स की सप्लाई केवल इंदौर में ही हो चुकी है और आने वाले दिनों में मुंबई में भी इसकी सप्लाई की जाएगी। अनिरुद्ध के मुताबिक थोक में स्ट्रॉबेरी के दाम प्रति किलो 300 रुपए तक मिल रहे हैं, तो वहीं मुंबई में दाम 360 रुपए प्रति किलो मिलने की उम्मीद है। भैया, अब तो स्ट्रॉबेरी की खेती की बात पीएम मोदी तक पहुंच गई है और उनने भी की है इस स्ट्रॉबेरी वाली खेती की तारीफ। तो देखा आपने, चाची के पिटारे में इंस्पायरिंग स्टोरी भी होती है जो देती है आपके हौसलों को उड़ान। और अनिरुद्ध ने कुछ ऐसा ही किया, आज नौकरी छोड़कर बन गए हैं बिजनेसमैन। भैया, ऐसी स्टोरी ने बता दिया है कि अगर इंसान ठान ले तो पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। हाँ तो भैया, अब हो गया है जाने का वक्त, तो चले हमको ना ज्यादा मिस मत करना प्लीज। हाँ, अरे आप मिस करते हैं तो हमको दे दनादन हिचकियां आती रहती हैं। आएंगे ना अगले रविवार फिर कुछ मजेदार खबरें लेकर, तब तक के लिए जय सिया राम।